किस्सों के कहानियों के इस सफ़र में आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रत्ना ठाकुर की लिखी कहानी अकुशल गृहिणी। एयर होस्टेस की मधुर आवाज में हवाई जहाज के उतरने की घोषणा के साथ ही सरिता जी का मन उमग उठा। आखिर पहली बार अपने बेटे के घर आई थीं। यूं तो बेटा बहू आते जाते रहते थे, लेकिन 1-2 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाते थे। उन्हें तो वो लोग जाने कब से बुला रहे थे, लेकिन अपनी गृहस्थी छोड़ के जाने का उनका ही दिल नहीं करता था। एक और वजह भी थी बेटे के घर आना टालते रहने की, उनकी बहू स्नेहा। बेटे असीम ने प्रेम विवाह किया था स्नेहा से। स्नेहा सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, पर सरिता जी के मन में एक कसक थी कि बेटे ने उनकी बात मानी होती तो उनकी बचपन की सहेली की बेटी दिव्या आज उनकी बहू होती। खैर, अब सोचने से क्या फायदा। अब तो शादी को 4 साल बीत गए हैं और उनकी एक प्यारी सी पोती भी है। बहू ने भी कभी उनको नाराज होने का मौका नहीं दिया। इस बार जब पति दौरे पे दिल्ली गए तो सरिता जी ने साफ कह दिया कि वहां गेस्ट हाउस में बोर होने के बजाय वो अपने बेटे बहू के घर जाएंगी। आखिर वो भी तो देखें कि बहू गृहस्थी कैसे चला रही है। घर पहुंच के उनको खुशी हुई कि इतनी कम उम्र में ही बेटे बहू ने गृहस्थी का सारा सामान जोड़ लिया है। उनको पुराने दिन याद आ गए जब उनको गृहस्थी की एक एक चीज खरीदने के लिए महीनों बचत करनी पड़ती थी। यहाँ तो बड़ा सा फ्लैट स्क्रीन टीवी, डबल डोर फ्रिज, महंगे सोफे, हर सामान अपनी कीमत खुद बता रहा था। इस बीच असीम उनके लाए लड्डुओं और मठरियों पर टूट पड़ा। खाते खाते वो ये भी बयान कर रहा था कि वो अच्छे खाने के लिए तरस जाता है। उनकी बातों का बुरा लगा भी हो तो बहू ने जाहिर नहीं होने दिया। नाश्ते के समय पता लग गया कि असीम गलत नहीं कह रहा था। काम वाली उस दिन छुट्टी पे थी। स्नेहा गरम पराठे सेक के ला रही थी। हर पराठा एक दूसरे से अलग था। एक पराठा कच्चा था तो दूसरा जला हुआ, कोई बिल्कुल चपाती की तरह सूखा लग रहा था तो किसी में इतना तेल कि मानो डीप फ्राई किया हो। बेचारा असीम उन तरह तरह के पराठों को अचार, सॉस, बटर वगैरह के साथ हजम करने की कोशिश कर रहा था। असीम की हालत देख के उन्होंने तय कर लिया कि बहू को भी अपनी तरह कुशल गृहिणी बना के रहेंगी। सरिता जी को बेटे असीम के घर आए 2 दिन ही हुए थे, लेकिन उनको समझ आ गया था कि उसका घर भले ही महंगे सामानों से अटा पड़ा हो, कोई सलीका नहीं था। एक ही तरह के सामान के 2-2, 3-3 पैकेट खुले हुए रखे थे। रसोई की सफाई करते वक्त उनका ध्यान देसी घी के फफूंद लगे पैकेट पे गया। पैकेट को डस्टबिन में डालते हुए जब उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए कीमत पढ़ी तो मानो गश खा गई। 450 रुपए के घी में से आधा भी इस्तेमाल नहीं हुआ था और फेंकना पड़ रहा था। उन्हें अपना घर याद आ गया जहां वो हमेशा मलाई से दही जमाकर उससे मक्खन निकालती हैं। उनको हमेशा से गर्व रहा है कि उन्होंने आज तक कभी भी बाजार से घी नहीं खरीदा। यहां तक कि किसी दिन दूध उबल के गिर जाए तो उनका मूड दिन भर खराब रहता था। और यहां इतनी बेकदरी। फ्रिज का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 70,000 के फ्रिज में सब्जियां बुरी तरह ठूंस दी गई थी। पॉलिथीन में रखे हुए खराब होते हुए केसरिया आमों की हालत बता रही थी कि भले ही उनको घर लाने में अच्छा खासा पैसा खर्चा हुआ हो, लेकिन आखिरकार उनका सफर डस्टबिन में ही खत्म होना है। 1 लाख का LED टीवी धूल खा रहा था। पोती ईशा का कमरा तो महंगे खिलौनों से भरा हुआ कोई अजायब घर लग रहा था जैसे। सरिता जी को अपने बेटे असीम पे तरस आ रहा था। कहाँ उनका साफ सुथरा सुव्यवस्थित घर जहाँ उसका बचपन बीता था, और कहाँ ये घर जहाँ व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं थी। और मन ही मन असीम पे गुस्सा भी आया। और करो लव मैरिज। मेरी मान के दिव्या से शादी की होती तो घर का नक्शा कुछ और ही होता। खैर, दिन भर कामवाली के साथ मिलके उन्होंने डस्टिंग, किचन, फ्रिज की सफाई वगैरह करके घर का हुलिया बदल दिया। शाम को घर में घुसते ही असीम चहक उठा। वाह मम्मी, तुमने तो घर की काया ही पलट दी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और के घर में आ गए हूं। अरे अपनी बहू को भी थोड़ा गृहस्थी के टिप्स दे दो। चाय टेबल पे लगाते हुए स्नेहा ने भी हाँ में हाँ मिलाई, पर
उसका चेहरा उतर गया था। बेटे की तारीफ से सरिता जी गर्व से भर उठी और सच पूछो तो बहू के उतरे चेहरे को देखकर उनको तसल्ली हुई थी। लगा जैसे कोई अनकही जंग जीत ली हो उन्होंने। असीम ने स्नेहा को गृहस्थी के तौर तरीके सिखाने के लिए कह तो दिया था, लेकिन उसके पास वक्त ही कहाँ था। ऑफिस टाइम के अलावा भी स्नेहा घर में कम ही रहती थी। कभी बाजार जाती, कभी बैंक, कभी बच्ची के स्कूल, बाकी समय लैपटॉप लेके बैठी रहती थी। उसको कुछ सिखाएं भी तो कब। उस दिन स्नेहा ने ऑफिस से आके बताया कि असीम को रात की फ्लाइट से टूर पे जाना है और लैपटॉप लेके बैठ गई। असीम घर आके चाय पी के पैकिंग करने लगा। स्नेहा खाना लगा रही थी कि तभी असीम झल्लाते हुए रसोई में आया। मेरी सफेद शर्ट प्रेस नहीं है क्या? मैं अभी प्रेस कर देती हूँ, मुझे क्या पता कि तुमको मीटिंग में जाना पड़ेगा। यही तो मुसीबत है ना, कभी टाइम पे कपड़े तैयार नहीं मिलते। अरे पता नहीं क्या करती रहती हो। मैं तो इंटरनेट पे तुम्हारी टिकट बुक कर रही थी। कौन सा बड़ा काम है टिकट बुक करना? असीम ने कहा। नहीं करती? अब छोड़ो, मैं दूसरी शर्ट ले आऊंगा, असीम ने गुस्से में कहा। उसी तनाव भरे माहौल में डिनर हुआ और असीम एयरपोर्ट के लिए निकल गया। स्नेहा के चेहरे पे तनाव साफ झलक रहा था, लेकिन वो सास के सामने सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। यूं तो सरिता जी को असीम का स्नेहा के काम में कमियां निकालना गलत नहीं लगता था, लेकिन न जाने क्यों आज उनको असीम का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा। जब से वो आई थी लगातार देख रही थी कि स्नेहा के पास अपने लिए वक्त ही नहीं था और उनका बेटा असीम भी बात बेबात पे उस पर झल्लाता रहता था। उन्होंने स्नेहा की ओर देखा जो अपने आंसू छुपाते हुए मेज पे बिखरे हुए असीम के कागज समेट रही थी। बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी वो, जिसको मेहमानों के सामने माँ ने डांट दिया हो। सरिता जी का मन उसके लिए लाड़ से भर आया। आज बहू उनको बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लग रही थी। अरे इसकी बात का बुरा मत मानना, ये तो हमेशा से ऐसा ही झक्की है, सरिता जी ने स्नेहा को दिलासा दिया। उन्होंने बात बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कही थी, पर स्नेहा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानती हूँ आप सब कुछ मैनेज कर लेती थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाती माँ। काश मैं भी आपकी तरह एक कुशल गृहिणी होती। स्नेहा तो अपना लैपटॉप लेके काम में जुट गई, लेकिन सरिता जी सोचती रह गई। हफ्ता भर पहले वो भी यही सोचती थी कि बहू घर की जिम्मेदारियां उनकी तरह दक्षता से नहीं निभा पाती, लेकिन एक हफ्ते में ही उन्होंने देख लिया था कि स्नेहा की जिम्मेदारियों का दायरा तो उनसे दसियों गुना बड़ा था। अब तक सरिता जी जब बहू को आंखों पे धूप का चश्मा चढ़ा के, कंधे पे लंबा सा पर्स लटका के, गाड़ी की चाबी लेके घर से निकलते हुए देखती थी तो मन में कसक सी उठती थी। कार तो दूर की बात है, उन्होंने तो जिंदगी में कभी साइकिल भी नहीं चलाई, पर अब उनको लग रहा था कि ड्राइविंग आना भी तो एक मुसीबत है। बाजार का काम हो या बेटी को बस स्टॉप तक छोड़ने जाना, ये सब काम स्नेहा के जिम्मे थे। बिजली, टेलीफोन का बिल, बैंक के काम, बीमे का काम, ये सब भी वही संभालती थी। कल ही की तो बात है, स्नेहा उत्साह से भरी हुई घर में घुसी थी और बता रही थी कि बॉस ने उसका नाम बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड के लिए हेडक्वार्टर भेजा है। और तब उन्होंने बताया कि घर में चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, तो बेचारी उल्टे पांव बाजार चली गई थी। असीम तो ऑफिस से लौटकर सरदर्द की वजह से लेटा हुआ था। चाय पीने के बाद असीम ने ज़रूर कहा था, चाय बनाना तो कोई माँ से सीखे। नन्ही ईशा का होमवर्क भी स्नेहा को ही कराना पड़ता है। असीम तो ऑफिस से आते ही आराम के मूड में आ जाता है और स्नेहा इन सब कामों में उलझी रहती है। कई बार तो उसको टीवी तक देखने का टाइम नहीं मिलता। वाकई उनको लगा कि बहू की उनसे तुलना करना उनके प्रति अन्याय है। उनका दायरा तो हमेशा घर तक ही सीमित रहा। जितने काम बहू कर लेती है वो तो सोच भी नहीं सकती थी। बैंक के काम करना तो दूर की बात है, वो तो कभी अकेले किराने का सामान तक लेने नहीं गई। आज भी गैस बुक करानी हो तो वो पति को पासबुक थमा देती हैं। पैसे के मामले में उनका सहयोग सिर्फ पति से मिले कागजों को संभाल के रखने तक है। स्नेहा इन सारे कामों को कितनी अच्छी तरह संभालती है। उन्होंने गौर किया था कि हर बात पे असीम का एक ही तर्क होता था कि घर औरत का होता है।
वो कहीं ना कहीं उससे अपनी माँ जैसी कुशल गृहिणी बनने की उम्मीद करता था, पर शायद वो खुद कुशल पति बनने से चूक गया था। ज्यादा टेंशन मत ले बेटा, उन्होंने कहा। असीम को मैं समझाती हूँ। स्नेहा मुस्कुरा दी। वो सोच रही थी कि जो बात वो अपने पति को आज तक नहीं समझा पाई, वो सास कैसे समझा पाएंगी। अपने टूर से लौटने के बाद अगले दिन असीम स्नेहा को माँ के निर्देशन में किचन में कचौड़ियाँ तलते हुए देखकर हैरान रह गया। इधर बेटी ईशा शोर मचा रही थी कि उसको प्रोजेक्ट का सामान लाना है, पर असीम ने हमेशा की तरह उस पर ध्यान नहीं दिया। हैरानी तो तब हुई जब माँ ने कहा, तू ले जाना ईशा को, आज मैं स्नेहा को गुलाब जामुन बनाना सिखा रही हूँ। इस वक्त क्यों? असीम ने कहा। माँ बोली, और किस वक्त सिखाऊं, इसे फुर्सत कब होती है? स्नेहा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। असीम बुनबुनाते हुए जब ईशा को लेके गया तो सरिता जी ने आवाज लगाई, बाहर आ जाओ, बहुत हो गई एक्टिंग। और सास बहू दोनों खिलखिला के हंस पड़ी। अब तो असीम हर समय स्नेहा को किचन या घर के काम में बिजी पाता। उसे झल्लाहट होती क्योंकि किराना लाना, सब्जी लाना, बेटी को बस स्टॉप पे छोड़ना, ऐसे काम खुद ब खुद उसके जिम्मे आ गए थे। माँ बार बार कहती थी, बहू को घर के काम तो आने ही चाहिए, फिर बाहर के काम तो तू भी कर सकता है, तेरे पापा भी तो करते थे। असीम थोड़े दिन के लिए आई हुई माँ को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप रह जाता। एक दिन जब उसने स्नेहा को माँ के पास बैठे हुए सिलाई में ऊन फंसाते हुए देखा तो सर पीट लिया। मन ही मन वो उस दिन को कोसने लगा जब उसने माँ से कहा था, माँ रेडीमेड स्वेटर में वो बात कहाँ है जो हाथ के बुने स्वेटर में होती है, पर तुम्हारी बहू को स्वेटर बुनना तो क्या, सिलाई भी पकड़नी नहीं आती। असीम हैरान था। हमेशा लैपटॉप में सर डाल के बैठी रहने वाली स्नेहा किस तरह हर समय रसोई में घुसी रहती थी। उस दिन असीम ने जब स्नेहा को ऑफिस जाते हुए बैंक जाने को कहा तो स्नेहा ने कहा, तुम ही चले जाओ ना, अभी तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, फिर अभी नहा के तैयार भी होना है, मैं ऑफिस में लेट हो जाऊंगी। इस बात पे असीम भड़क गया और दोनों में कहासुनी हो गई। यूं तो सरिता जी के सामने भी स्नेहा और असीम में छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, लेकिन आज बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। असीम बिना खाए ऑफिस चला गया और स्नेहा कमरा बंद करके रोने लगी। सरिता जी मन ही मन परेशान हो उठी। कहाँ तो वो बेटे को बहू की अहमियत समझाने की कोशिश कर रही थी और अब उन्हीं की वजह से बेटे और बहू में दरार पैदा हो गई थी। पिछली लड़ाई के बाद 2 दिन तक असीम और स्नेहा में बातचीत नहीं हुई। अब भी थोड़ा तनाव था, पर सरिता जी की अपनी बहू की ट्रेनिंग जारी थी। असीम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उस दिन तो हद हो गई। उसने स्नेहा को एक प्रेजेंटेशन मेल करके चेक करने को कहा था। अगले दिन उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। हेड ऑफिस से टीम आ रही थी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखने के लिए। बॉस की नजर तो सीधे गलती पे जाती है। ऐसे में स्नेहा हमेशा उसका प्रेजेंटेशन चेक करके जरूरी सलाह दे देती थी। असीम ऑफिस से आया तो माँ सोफे पे बैठी टीवी देख रही थी। रसोई से घी में सूजी भूनने की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। स्नेहा एप्रन पहने हुए हलवा बनाने में मगन थी। तुमने मेरी प्रेजेंटेशन नहीं देखी? रसोई में आके असीम इतनी जोर से चीखा कि हलवे में पानी डाल रही स्नेहा के हाथ से पानी छलक गया। शोर सुन के माँ भी आ गई। तेरे दफ्तर के काम में स्नेहा क्यों मदद करेगी? मैंने तो कभी तेरे पिताजी की मदद नहीं की। माँ, तुम्हारी बात अलग थी। स्नेहा MBA है, पर तुम सब कुछ भुला के उसको अपनी तरह चूल्हे चौके में झोंकने में लगी हो, असीम ने भड़कते हुए कहा। कह के असीम सकपका भी गया। सॉरी माँ, मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम कुछ कम हो। मैं कहना चाह रहा था कि स्नेहा जैसी पढ़ी लिखी लड़की अगर खाना बनाने में परफेक्ट ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, असीम ने कहा। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। तू ये पहले मान लेता तो मुझको ये नाटक क्यों करना पड़ता? मां अपनी हंसी रोकते हुए बोली। नाटक? असीम हैरान था। और क्या, तू तो स्नेहा से सुपर ह्यूमन बनने की उम्मीद कर रहा था। वो बेचारी क्या क्या संभाले, दफ्तर की घर की दोनों। वैसे भी जब वो बाहर की आधी दुनिया संभाल रही है तो आधा घर तो कायदे से तुझको भी संभालना चाहिए ना। हसीम भी हंस दिया। तो ये बात है, मैं तो डर गया था कि तुम्हारे गुण सीखने के चक्कर में कहीं स्नेहा अपने गुण ना भूल जाए।
ईशा ने आवाज लगाई। दादी आपका सीरियल शुरू हो गया। तो वो बाहर चली गई। रिमोट से चैनल बदलते हुए सरिता जी ने देखा कि स्नेहा डाइनिंग टेबल पे हलवे की प्लेटें लगा रही थी और असीम चाय की ट्रे लाते हुए कह रहा था, चलो खाना बनाना माँ ने तुमको सिखा ही दिया है, आज से शाम की चाय की जिम्मेदारी मेरी, पी के देखो, दुनिया में कहीं ऐसी जोरदार चाय नहीं मिलेगी। और हाँ, धीरे धीरे और भी काम में हाथ बटाऊंगा मैं। स्नेहा हंस रही थी। सरिता जी के चेहरे पे मुस्कान थी। बहू को अपने जैसी दक्ष तो नहीं बना पाई थी, लेकिन उनको तसल्ली थी कि बेटे का नजरिया बदलने में कामयाब हुई थी। और बहू को खाना अच्छा बनाना आता हो, सिर्फ ये उसकी क्वालिफिकेशन कब से हो गई? वक्त के साथ कुशल गृहिणी की परिभाषा भी तो बदलनी चाहिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।